कुछ लोगों को मिलती होगी विरासत में रियासतें। हम तो अपने दम पर साम्राज्य खड़ा करने का हुनर रखता हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका हरी सर और आपका जैसा कि पता है कि वैकेंसी आया है 1200 प्लस पोस्ट, जो कि बीपीएससी का है, बिहार सरकार का बीपीएससी का पोस्ट है। तो इनसे जुड़ा हुआ मेरा जितना भी 02 हीरो का बैच का स्टूडेंट थे, जितना भी टारगेट बैच का स्टूडेंट थे, सभी का कहना था कि सर एक वीडियो उस पर बना दीजिए, कौन एप्लीकेबल है, कौन एप्लीकेबल नहीं है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। तो हम पूरा का पूरा डाउट खत्म करने वाला हूं। और इस बार 72 आपका जो 72वीं बीपीएससी है, इसमें जो भी बदलाव हुआ है, जो कि ऑब्जेक्टिव को लेकर के, खास करके ऑप्शन को लेकर के, ऑप्शन ई जोड़ा गया है, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, जो कि किसी भी तरह का कदाचार करने से बचाने के लिए इस तरह का ऑप्शन लाया गया है, इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। हम पूरा डिटेल से बात करेंगे कि बीपीएससी का एग्जाम होता क्या है, और इसका ये आप एग्जाम पास करके क्या बनते हो, और कितना सैलरी मिलता है आपको। इन सभी बातों को इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आपका 1200 से प्लस पोस्ट है ना। तो इसमें से कुछ पोस्ट घटा दिया गया था, कुछ पोस्ट घटा करके 1100 समथिंग पोस्ट है, जो कि सब के बारे में हम बात करेंगे। तो हम एलिजिबिलिटी की बात करें, इसकी हम पात्रता की बात करें, पात्रता एवं योग्यता, तो ये है आपका शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट हो तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हो, बीपीएससी के लिए फॉर्म भर सकते हो। या फिर आपका ग्रेजुएट के साथ साथ इसके समकक्ष, इसका क्या समकक्ष, कोई भी आपका समकक्ष डिग्री होना चाहिए, समकक्ष डिग्री, है ना। तो समकक्ष डिग्री आपका क्या हो गया, जैसे बीटेक, कोई लड़का बीटेक किया हुआ है, तो वो भी इसमें क्या होगा, एलिजिबल होगा। बीटेक किया होगा, या एग्रीकल्चर से कोई ग्रेजुएशन किया होगा, या बीए एलएलबी किया होगा, तो उन सभी के लिए, जरूरी नहीं है ग्रेजुएशन सिर्फ होगा, तो उन सभी के लिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप अगर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि विशेष पद जैसे सीडीपीओ और वित्त विभाग, इन सब के लिए आपको गृह विभाग जैसे, अर्थशास्त्र जैसे, विज्ञान जैसे, यानी कि कोई अगर विशेष पद है, स्पेशल पद है कि आपको नीति निर्देश बनाना है अर्थव्यवस्था से, तो आपको अर्थव्यवस्था में विशेषज्ञ होना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, आपको विशेष आपका डिग्री लग सकता है। नेक्स्ट है आपका आयु सीमा क्या होगा, आपका आयु 1 अगस्त 2026 तक, ठीक है, 1 अगस्त 2025 होना चाहिए। यहाँ पे गलत दिया हुआ है ना, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। 1 अगस्त 2025 तक आपका जो आयु है 1 अगस्त 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए, है ना। 20 वर्ष न्यूनतम आयु, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, ये पद के अनुसार है। देखिए, किसी किसी पद में क्या है कि 20 वर्ष में ही आपको ले लेगा, किसी किसी पद में आपका 21 वर्ष होगा, और किसी किसी पद में आपका 22 वर्ष होगा। ओके, तो आपका अधिकतम क्या होगा, अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष होगा, ठीक है। महिला बीसी ईबीसी पुरुष व महिला 40 वर्ष होगा। एससी एसटी पुरुष व महिला 42 वर्ष होगा। जो आपका महिला होगा, बीसी होगा और ईबीसी होगा, ये पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष। वही अधिकतम यानी कि अनारक्षित जो जनरल वर्ग है उनके लिए 37 वर्ष आयु है, अधिकतम आयु की बात कर रहे हैं। दूसरी है आपका एज, ये हो गया, ये था एज क्राइटेरिया। सबसे महत्वपूर्ण नया परीक्षा, ये जो नया परीक्षा है आपका जो नया परीक्षा है उसमें बदलाव क्या किया गया है। अगर हम नया परीक्षा की बात करें तो उसमें आपका कुछ बदलाव किया गया है। तो ये है, बीपीएससी ने इस बार परीक्षा देने के तरीके में एक बड़ा पेनल्टी नियम जोड़ा है। जो आपका पेनल्टी नियम है, यानी कि आप अगर इस नियम का फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी मिलेगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा, आपको इसका पनिशमेंट मिलेगा। तो नया नियम क्या है, नया ऑप्शन ई, पहले भी ई हुआ करता था लेकिन इसको भरना जरूरी नहीं होता था। मान लीजिए कि आपके लिए 4 ऑप्शन है, ओके, आपके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। एक ऑप्शन 5वां है, अगर आप इन चारों ऑप्शन में से आंसर नहीं जान रहे हो तो आप 5वां ऑप्शन मार लोगे, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि हम नहीं मारेंगे, हम इसको टिक नहीं करेंगे,
तो ये आपका समझा जाएगा कि वो आंसर क्या होगा, वो गलत होगा। इसके लिए आपको 1/3 मतलब कि आपको क्या होगा 0.1 यानी कि 1/3 अंक काटे जाएंगे अगर ये आप विकल्प पांचवा विकल्प ई जो होगा उसको आपको चुनना ही पड़ेगा। जैसे अनिवार्य गोला, अब आपको ओएमआर में, ओएमआर आपको पता है प्रश्न के लिए कोई ना कोई गोला भरना ही होगा, कंपलसरी है, ठीक है, भरना ही होगा। यदि आपको उत्तर पता है तो ए बी सी या डी में से चुने। अगर आपको उत्तर पता है तो ए बी सी या डी में से ही होगा, ठीक है। पहले आपका ई भी ऑप्शन हो जाता था कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, ये हो जाता था। जबकि अब आपका यही चारों ऑप्शन ही होगा, 4 ऑप्शन ही सही होगा। पांचवा ऑप्शन अगर आप नहीं जानते हो, यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते तो आपको ऑप्शन ई को अनिवार्य रूप से भरना होगा। यानी कि अगर ऑप्शन ई रंग दिए हैं बाकी कोई नहीं रंगे हैं तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि इस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसका ये उत्तर नहीं देना चाहता है। लेकिन अगर ई ऑप्शन नहीं भरे, ये रूल समझना बहुत जरूरी है, अगर ये आंसर नहीं भरे आप तो आप समझे जाएंगे कि ये गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका कि नेगेटिव मार्किंग। आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगा, ऐसे आपका जो अगर 4 में से एक गलत कोई मारेंगे ए बी सी डी, अगर बी ऑप्शन सही है लेकिन सी आप मार दिए तो उसमें तो आपका नेगेटिव होगा ही, वो एकदम परमानेंट नेगेटिव होगा ही। लेकिन अगर गलत उत्तर देने पर 0.03 मतलब 1/3 अंक तो काटे ही जाएंगे। लेकिन यहां सावधानी करने की बात है कि यदि आप किसी प्रश्न को पूरी तरह खाली या ब्लैंक छोड़ दिए, ठीक है, ये बार बार मैं इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर आप ये गलती किए तो आपको ऑप्शन ई भी नहीं भरते तो भी आपका क्या होगा 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। यही आपका नया नियम है, यही क्या है आपका नया नियम है। तो अब हम चलते हैं आपका जो परीक्षा का सिलेबस है, परीक्षा का सिलेबस है, कैसे कैसे सिलेबस है। तो पहली बात तो ये कि आपका 3 पार्ट में ये एग्जाम होने वाली है। 3 पार्ट में, एक होगा 1 डे एग्जाम जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। 4 ऑप्शन होगा, पांचवा ऑप्शन जोड़ा गया, इसके बारे में हमने बताया। तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा, इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स, इसको हम पीटी भी बोलते हैं। ये आपका कितना 150 अंक का होता है, कितना होता है, ये आपका 150 अंक का होता है। इनमें केवल सामान्य अध्ययन, ओके, केवल सामान्य अध्ययन जीएस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। इनमें सिर्फ सामान्य अध्ययन ही होते हैं, इनमें कोई अलग से कोई विषय नहीं होते हैं, इनमें सामान्य अध्ययन यानी जीएस ही होते हैं। तो इतिहास, इसका जो मुख्य विषय है इतिहास, भारत, विशेष रूप से बिहार का इतिहास। भारत का इतिहास तो होगा ही, उसमें भी विशेष रूप से बिहार का इतिहास होगा। क्या होगा, बिहार का इतिहास। भूगोल, भारत का और बिहार का भौगोलिक विभाजन। भारत का तो भूगोल होगा ही लेकिन बिहार का होगा, बिहार स्पेशल। इसीलिए हम बोलता हूं कि बिहार स्पेशल जरूरी है अगर आप बीपीएससी करना चाहते हो। तीसरा है आपका राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था मतलब राजनीति शास्त्र, आपका संविधान, भारतीय संविधान और बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चल रही है, भारत का संविधान क्या कह रहा है, इन सब के बारे में आपको समझना पड़ेगा। विज्ञान में आपका है दैनिक विज्ञान, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दैनिक विज्ञान में आपको बहुत हाईफाई विज्ञान नहीं पढ़ना है। अगर आप बीपीएससी करना चाहते हो तो बहुत हाईफाई विज्ञान नहीं पढ़ना है। हमारे दैनिक जीवन में जो काम आता है, जो हमारे आसपास में काम आता है विज्ञान, वही विज्ञान हमको पढ़ना है। इसके बाद है आपका समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अर्थव्यवस्था, बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। तो आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में क्या पूछना है, आपका राष्ट्रीय स्तर पे कोई घटना घटा है, आपको 1 साल का, अगर आप देखेंगे तो 1 से 1.5 साल का आप करंट अफेयर्स करके जाएंगे, ठीक है। करंट क्या करेंगे, 1 से 1.5 साल का करेंगे, ये पूरा 1 से 1.5 साल। वही अर्थव्यवस्था की बात करें तो बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से बिहार का बजट, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण,
इसको आप कर लेंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट है आगे देखेंगे मुख्य परीक्षा। अब कहाँ आते हैं, मुख्य परीक्षा कर। तो मुख्य परीक्षा जो होता है, मुख्य परीक्षा होता है वो 5 पेपर में होता है। कितने में होता है, 5 पेपर में होता है। 2 पेपर सिर्फ आपका क्या होता है, 2 पेपर आपका सिर्फ पास करना होता है 2 पेपर में, जबकि 3 पेपर का मार्क्स आपको जुटता है। 3 पेपर का मार्क्स क्या होता है, आपका मेरिट बनाने के लिए जरूरी होता है। तो ये है मुख्य परीक्षा मेंस 900 अंक का। यह लिखित सब्जेक्टिव परीक्षा होती है जिसके अंकों से मेरिट बनती है, यानी कि इसमें आपको लिखित देना पड़ेगा, यानी कि पूरा का पूरा जैसे आप बोर्ड में लिखते हो क्लास 10th में, क्लास 12th में, जैसे बोर्ड में लिखते हो या फिर ग्रेजुएशन करते वक्त आपको लिखना पड़ता है, क्वेश्चन का पूरा पूरा आंसर देना पड़ता है, उसी तरह ये आपका क्या होगा, लिखित होगा। तो लिखित में क्या है आपका, सामान्य हिंदी। क्या है, सामान्य हिंदी। आपको पता है हिंदी हमारा राजकीय भाषा है ना, हिंदी हमारा राजकीय भाषा है। तो सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा। सिर्फ पास होना जरूरी है, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर यानी कि 100 अंक में यदि आप 33% से अधिक अंक ले आए तो ये आप पास हो गए। ओके, हिंदी में इतना अंक आना जरूरी है। दूसरा है कि पेपर जीएस पेपर 1 300 अंक का होगा। आधुनिक इतिहास होगा, इसमें संस्कृति होगा, सांख्यिकीय विश्लेषण होगा। सांख्यिकीय विश्लेषण आपका डीआई होता है ना। आपका मैथ, आपका जो डीआई होता है ग्राफ से जुड़ा हुआ आपका नॉलेज चेक करता है, ये आपका सांख्यिकीय विषय है। तो ये आपका आधुनिक इतिहास पूछेगा, संस्कृति पूछेगा, सांख्यिकीय विश्लेषण पूछेगा। जीएस पेपर 2 में जो होगा आपका भारतीय राजनीति पूछेगा, आपका संविधान, अर्थव्यवस्था पूछेगा, भूगोल पूछेगा, विज्ञान पूछेगा और तकनीक पूछेगा। आपका जो तकनीक है वो पूछेगा। ये जीएस पेपर 2 है। इसके बाद है निबंध। एक निबंध 300 अंक का पूछेगा, जैसे दार्शनिक हो गया और आपका बिहार आधारित विषयों पर, या तो किसी दार्शनिक के बारे में बोल देगा कि अरस्तु के बारे में लिखे, ठीक है। कोई राजनीतिक साइंटिस्ट है या फिर जयप्रकाश नारायण के बारे में लिखे, या फिर इस तरह का। और बिहार से जुड़ा हुआ कोई अगर विशेष विषय होगा, बिहार से जुड़ा हुआ विशेष विषय, बिहार के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझाएं, तो ये आपका निबंध हो सकता है। अब 5वां है आपका कि वैकल्पिक। आपका क्या है, 5वां वैकल्पिक, यानी कि ये तीनों जो है, ये तीनों क्या होगा आपका, जरूरी होगा, है ना। ये तीनों जिसमें हम टिक लगाए हैं वो क्या है, वो आपके लिए जरूरी है। उसका अंक, उस पर मेरिट बनेगा, उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा अंक ले सकते हैं। लेकिन ये सामान्य हिंदी और आपका वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल विषय जो है, ये अब एमसीक्यू में होता है, एमसीक्यू आधारित है और केवल पास होना जरूरी है। यानी कि वैकल्पिक विषय जो होता है, आप अगर मान लिया जाए आपका पॉलिटी बढ़िया है तो पॉलिटी आप वैकल्पिक ले लिए, हम चूज कर लिए वैकल्पिक, तो ये आपका अब क्या होता है, एमसीक्यू आधारित होता है। जैसे आपका पीटी होता है उसी तरह से एमसीक्यू आधारित हो जाता है। तो इसमें सिर्फ पास करना है, 100 नंबर में से 33 नंबर लाना है, उसके बाद आप पास कर गए, ठीक है। अब अगला हम देखें, ये आपका क्या था, ये आपका मेंस का पूरा सिलेबस था। अब आपका है पदों का विवरण। आपका जो पद है 2026 में जो पद आया है इस बार, कुल आपका 1186 पद था तो 1230 था, कितना 1230, लेकिन इसमें से 44 पद क्या किया, 44 पद जो आपका गन्ना विभाग का गन्ना अधिकारी था उसको हटा दिया। क्या, गन्ना अधिकारी जो था, गन्ना अधिकारी को हटा दिया गया। ओके, तो गन्ना अधिकारी जो हटा, तो ये आपका हो गया आपका कितना, 1186 पद अभी वर्तमान में है। 72वां जो बीपीएससी आया है उसमें 1186 पद है। उनमें से अनुमंडल पदाधिकारी है, एसडीएम, जो बीपीएससी के थ्रू सबसे बड़ा पोस्ट है, वो आपका क्या है, एसडीएम। उसके बाद है आपका पुलिस उपाध्यक्ष यानी डीएसपी। इसमें आपका शारीरिक योग्यता भी लिया जाएगा डीएसपी के लिए। इसके बाद है राजस्व अधिकारी, उसके बाद है ब्लॉक पंचायत राज अधिकारी, बीपीआरओ, उसके बाद है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सीडीपीओ। और महत्वपूर्ण तिथियां, जो आपका महत्वपूर्ण तिथियां आया है इस बार की, यानी आज के डेट, आज जो है 7 मई है, तो आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। बीपीएससी का जो फॉर्म फिल है वो आज से स्टार्ट हो गया है। और अंतिम तिथि जो है, अंतिम तिथि आपका 31 मई है। यानी कि आप लोग अगर एलिजिबल हैं, अगर बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं,
तो आप कल से जा करके फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म फिल कर लीजिए। अभी तक जब तक मैं ये कर रहा हूं तो आज से क्या हो चुका है, आज से ये आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका कि बीपीएससी अधिकारी का वेतन, वेतन जो है अभी तक 7वां पे ही मिल रहा है। वेतन जो है बीपीएससी अधिकारी का, देखिए मतलब क्या होता है ना कि बच्चों को ये पूरा जुनून रहता है जानने का वेतन कितना मिलता है, आखिर अधिकारी है क्या क्या मिलता है। तो इसके लिए आपको हम दे रहे हैं कि ये आपका क्या है, 7वां पे कमीशन के हिसाब से ये वेतन मिलता है। बीपीएससी के माध्यम से चयनित अधिकारियों का वेतन जो है वो आपका 7वां वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित होता है। इनमें बेसिक सैलरी के अलावा महंगाई भत्ता, जिसको हम डीए बोलते हैं, मकान किराया भत्ता एचआरए और परिवहन भत्ता टीए शामिल होती है। डीए, टीए, एचआरए ये सब शामिल होती है आपका। नेक्स्ट है आपका कि पदानुसार विस्तृत वेतन, आपका जो एसडीएम है या पुलिस अधीक्षक है डीएसपी, एसडीएम और डीएसपी का जो वेतन होगा पे स्केल बोले तो यानी कि आपका जो बेसिक स्केल है, वो आपका जो बेसिक पेमेंट है वो 56,100 है, लेकिन उसको भत्ता ये वो वगैरह वगैरह जोड़ करके 1,77,500 रुपया हो जाता है, समझ सकते हैं। दूसरा उसके बाद भी इसके सुविधा भी है, जैसे सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा गार्ड और घरेलू सहायक, यानी कि आपको एक आवास दिया जाएगा, एसडीएम आवास, बहुत बड़ा आवास। उसके बाद जाकर सुरक्षा गार्ड दिया जाएगा, अपना गाड़ी दिया जाएगा, आपके गेट के आगे एक सुरक्षा गार्ड खड़ा रहेगा, 1 से 2 सुरक्षा गार्ड खड़ा रहेगा। आप जहां जाएंगे आपके आसपास क्या रहेगा, अंगरक्षक रहेगा। अंगरक्षक बोले तो आपके आसपास खड़ा रहा सुरक्षा करने वाला आदमी, ठीक है। उसके बाद है राजस्व अधिकारी, आपका क्या है, रिवेन्यू ऑफिसर। जो रिवेन्यू ऑफिसर है उसका पे स्केल थोड़ा कम है ना, थोड़ा कम है, 44,900, जबकि इसका भी क्या हो जाता है, टोटल मिला करके जो हैंड आता है, हाथ में जो पेमेंट आता है वो 1,42,400 के आसपास आता है। इसके बाद है आपका सुविधाएं, जो इसको सुविधा मिलता है उसको वो मिलता है चिकित्सा प्रतिभूति और मोबाइल भत्ता मतलब मोबाइल का रिचार्ज मिलता होगा। उसके बाद आपका क्या है, वाणिज्य कर इसका मिलता है। उसके बाद वाणिज्य कर अधिकारी या शिक्षा सेवा, जो शिक्षा सेवा का होता है उसका जो पे लेवल होता है वो भी होता है 56,100 लेवल 9 के हिसाब से। ये कहाँ, यहाँ ये लेवल 9 के हिसाब से ये मिलता है। यह पद प्रशासनिक और विभागीय सुविधाओं के साथ आता है। ये क्या आता है, प्रशासनिक और विभागीय सुविधाओं के साथ आता है। नेक्स्ट है आपका मिलने वाले अतिरिक्त लाभ, मतलब इन सब ऑफिसर को और क्या लाभ मिल सकता है। तो ये महंगाई भत्ता मिलता है, डीए समय समय पर सरकार द्वारा बढ़ाया जाता है। जो अगर आप पटना जैसे शहर में हो तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा। वहीं आप अगर किसी पिछड़े शहर में हो तो वहाँ सस्ता होता है, बहुत चीज़ सस्ता होता है, तो वहाँ के हिसाब से मिलेगा। मकान किराया पोस्टिंग के शहर यानी पटना या ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर 8% से 16% तक बढ़ जाता है। मान लिया जाए कोई अगर बिहार में है, बिहार के पटना में है और कोई कैमूर में है, तो पटना वाले को 8 से 16% अधिक मिलेगा कैमूर वाले की अपेक्षा। उसके बाद क्या है आपका चिकित्सा सुविधा, अधिकारी और उनके परिवार के लिए मुफ्त रियायती इलाज, यानी कि जो भी अधिकारी होता है उसको एक बेहतर इलाज के लिए मुफ्त में फायदा दिया जाएगा। ये आपका कर्मचारी के जो भी आपका मतलब ऑफिसर होता है उनके फैमिली के लिए होता है, उनके फैमिली के लिए भी होता है। उसके बाद जो पेंशन, नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त लाभ, जो नई पेंशन योजना लाया गया है, ठीक है। नई पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त यानी सेवा जो निवृत्त हो गया, सेवा से अब दरखास्त खत्म हो गया तो उसको लाभ मिलेगा। मतलब आपको आज जो है। उसके बाद महत्वपूर्ण नोट, देखिए शहर की श्रेणी क्लास ए, बी और सी के आधार पे इन हैंड सैलरी में थोड़ा अंतर हो सकता है। जो हमने आपको इन हैंड सैलरी बताया कि 56,000, 44,000 या फिर आपका 1,77,000, 1,42,000, तो इनमें शहर के अनुकूल क्या हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है। मान लीजिए कि अगर आप शहर में रहेंगे, पटना शहर में रहेंगे, तो वहाँ आपके बच्चे को पढ़ाई का ज़्यादा खर्च मिलेगा, ज़्यादा खर्च उठाना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा। और आपका क्या होगा कि अगर आप कोई मतलब बैकवर्ड जिला में रहोगे तो वहाँ कम पड़ेगा, तो वहाँ के हिसाब से आपको कम ज़्यादा हो सकता है। शहरों में, ठीक है, शहरों में
HRA अधिक होने के कारण सैलरी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। ओके, तो आपको फॉर्म भरने से लेकर के और आपका जो रिटायर होता है अधिकारी, जो आपका रिटायरमेंट होता है उसके वहाँ तक, सेवानिवृत्त तक मैंने बता दिया। ठीक है, अगर आप लोग मतलब अभी बिगिनर हो, अभी आप लोग का ग्रेजुएशन हो रहा है, तो आप लोग 0 to हीरो बैच ले सकते हैं जीके जीएस मजबूत करने के लिए, और लगातार लक्ष्यपथ फैमिली से जुड़े रह सकते हैं, ताकि अगर आप लोग का तैयारी करना चाहते हैं फ्यूचर में कभी भी, तो आप ये कर सकते हैं। और जिनका अगर एज पूर्ण रहा है, ग्रेजुएशन हो चुका है, वो सभी फॉर्म जा करके फिल करेंगे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।